हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग नीट लेवल 2 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के रिमेनिंग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, हमने पहले वीडियो में 1 to 31 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। लेट्स बिगिन टू द रिमेनिंग क्वेश्चंस। सो सम वाटर एट 0 degrees is placed in a container, insulated container. The water vapor is formed, is pumped out continuously. वाटर वेपर जो फॉर्म हो रहा है उसको कंटिन्यूसली रिमूव कर रहे हो, तो वाटर वेपर रिमूव हो रहा है तो हीट एनर्जी रिमूव हो रही है, तो ये जो रिमेनिंग वाटर है उसको आइस में कन्वर्ट कर रहा है। तो कितना परसेंटेज वाटर आइस में कन्वर्ट होगा, ऐसा पूछा गया है। तो मास ऑफ आइस इंटू 80, दैट इज द लेटेंट ऑफ फ्यूजन, मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर, मास ऑफ स्टीम इंटू 540 होता है, 540 होता है, बट हम लोग इस कैलकुलेशन के लिए 560 लेने वाले हैं, सो दैट अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर मैच हो जाए। तो यहाँ पर 0 0 कट गया, तो मास ऑफ आइस को मैं लिख सकता हूँ 7 टाइम्स मास ऑफ स्टीम, और वाइस वर्सा मास ऑफ स्टीम को लिख सकते हो 1/7 टाइम्स ऑफ मास ऑफ आइस। टोटल मास आपको वाटर का जो था वो मास ऑफ आइस प्लस मास ऑफ स्टीम है। हमको मास ऑफ आइस बाई मास ऑफ वाटर पूछा गया है, तो पहले तो इसको लिख देते हैं, मास ऑफ आइस प्लस मास ऑफ आइस बाई 7। तो मास ऑफ आइस को कॉमन कर लो तो LCM 1 + 7 8/7 हो जाएगा। हमको पूछा है कितना परसेंटेज आइस फॉर्म हुआ कंपेयर टू द ओरिजिनल वाटर, दैट इज मास ऑफ आइस डिवाइड बाई मास ऑफ वाटर। मतलब इसको यहाँ ले आओ, 7/8 उधर आएगा, तो ये आपका आंसर 7/8 से मैच हो रहा है, 7/8 से मैच होगा। तो ऐसा ऑप्शन मेरा ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ब्लॉक ऑफ आइस इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h सच दैट इट्स लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी विच एक्चुअली मेल्ट्स द आइस। तो आइस को मेल्ट होने के लिए एनर्जी जो चाहिए वो मास इंटू लेटेंट ऑफ फ्यूजन होती है। तो mgh मस्ट बी इक्वल टू m इंटू लेटेंट ऑफ फ्यूजन। तो ये कट गया, g की वैल्यू 10 है, हाइट की वैल्यू अननोन है। लेटेंट फ्यूजन जो होता है वो होता है 80 इंटू 4200, मतलब 336 जूल होता है, 336 जूल्स होता है। ओके, तो यहाँ पर हाइट 336 किलो जूल्स होता है, 336 किलो जूल्स होता है, 336 किलो जूल्स होता है। सो आप कर सकते हो 80 इंटू 4200, तो आपको ये आंसर आएगा। ओके, तो आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन करने के लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये किलो जूल्स पे आंसर आया, 336 किलो जूल्स, 336 किलो जूल्स। तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी 33.6 किलोमीटर्स। ओके, किलो तो रहेगा ही। तो मेरा आंसर किलोमीटर्स में कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन एट 100 grams of copper to increase its temperature by 21 degrees Celsius. Okay, if the same amount of heat is given to 50 grams of water, then the rise in temperature is, so heat की वैल्यू सेम है दोनों केस में, तो mc डेल्टा टी दोनों का सेम होगा। तो कॉपर का m 100 है, उसका स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है कुछ 400 है। ओके, इंटू डेल्टा टी इसका 21 है। वाटर के लिए मास कितना है 50 है, स्पेसिफिक हीट उसका 4200 है। इसका डेल्टा टी पूछा गया है, उसका डेल्टा टी आपको पूछा गया है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, बाकी सब कुछ आपको नोन है। तो डेल्टा टी आपको यहाँ से सॉल्व करना, 50 गया 2 टाइम्स। ओके, ये 2 0 कट गए, तो बचा 21 जाएगा 2 टाइम्स, वो 2 और 2 कट गए, 4 बचा हुआ है, 4 डिग्री सेल्सियस बचा हुआ आपको आंसर। ओके, सो प्रेटी इजी कैलकुलेशन है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। तो ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, एक लेंथ एल का रॉड है जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा है, दूसरा 2l लेंथ का रॉड है जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन 2 अल्फा है। द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब इनको सीधा जोड़ दिया तो टोटल लेंथ 3l हो गया, टोटल लेंथ 3l हो गया। तो इसका क्या एवरेज अल्फा होगा, एवरेज अल्फा क्या होगा, मतलब इसको ऐसे जोड़ दिया, एक इसे जोड़ दिया और दूसरा ऐसे जोड़ दिया, दोनों का ऐसे जोड़ दिया। ये l लेंथ का था, ये 2l लेंथ का है, टोटल लेंथ कितना हो गया 3l। तो ये सीरीज में है, सीरीज में होता है तो हम लोग को सीरीज का फॉर्मूला R = R1 + R2। तो इसका रेजिस्टेंस तो इसमें इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक्सपेंशन इसका क्या होगा, इसका क्या होगा इंडिविजुअली, और इफेक्टिवली क्या होगा वो देखते हैं। इसका एक्सपेंशन होता है अल्फ़ा, मतलब डेल्टा L जो होगा, डेल्टा L1 होगा अल्फ़ा इंटू L1, मतलब L इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा L2 मतलब दूसरा वाला है उसका अल्फ़ा 2 अल्फ़ा है उसका, और उसका लेंथ कितना है 2l है,
और डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज तो सेम है। तो नेट एक्सपेंशन जो होगा वो इसका भी होना चाहिए फॉर ए गिवन अल्फ़ा। तो नेट एक्सपेंशन हुआ आपका 2 + 2 4, 4 + 1 5। तो डेल्टा एल नेट कितना हुआ आपका एक्सपेंशन? 5 अल्फ़ा डेल्टा टी, 5 अल्फ़ा डेल्टा टी आपका नेट एक्सपेंशन हुआ। अगर ये डेल्टा एक्सपेंशन इतना हुआ है तो मैं डेल्टा एल बाई एल, 5 अल्फ़ा इंटू एल, 5 अल्फ़ा इंटू एल भी है, तो डेल्टा एल बाई एल को लिखते हैं, डेल्टा एल बाई एल को अल्फ़ा इफेक्टिव इंटू डेल्टा टी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर लेंथ कितना है, ये इफेक्टिव लेंथ कितना है 3L, तो डेल्टा एल बाई 3L इज इक्वल टू 5L इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी बाई 3L। तो L और L कट जाएंगे, तो डेल्टा एल बाई एल, ये डेल्टा एल बाई एल इफेक्टिव हुआ, इसको लिख सकते हो अल्फ़ा इफेक्टिव डेल्टा टी। ओके, तो मेरे को बच रहा है अल्फ़ा इफेक्टिव इज इक्वल टू डेल्टा टी, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, तो बचेगा 5/3 इंटू अल्फ़ा, 5/3 इंटू अल्फ़ा। सो ये अच्छा क्वेश्चन है, 5/3 इंटू अल्फ़ा आ रहा है आंसर मेरा, ऑप्शन सी से मैच होगा, ऑप्शन सी से मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कुछ मिसिंग डाटा था, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कुछ डाटा मिसिंग है, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। A steel tape of 1 meter long is correctly calibrated for a temperature of 27 डिग्री सेल्सियस। तो स्टील टेप है, तो करेक्ट टेम्परेचर 27 डिग्री पे बता रहा है। ओके, लेंथ ऑफ द स्टील रॉड मेजर्ड बाय दिस टेप इज फाउंड टू बी 63 सेंटीमीटर्स ऑन ए हॉट डे व्हेन टेम्परेचर इज 45 डिग्रीज। जब टेम्परेचर 45 डिग्री से ऑब्वियसली ये रीडिंग गलत देगा। ओके, व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्टील रॉड ऑन द डे। ओके, तो ये स्टील टेप 1 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर लॉन्ग है एट 27 डिग्रीज। तो इसका जो डेल्टा एल होगा एट 45 डिग्रीज हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, और एल फाइनल, इसका लेंथ फाइनल जो होगा वो 1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अल्फ़ा इसका दिया 1.2 10⁻⁻5। ओके, 1.2 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा टी कितना है 27 - 45, 27 - 45 - 27। ओके, 45 - 27 लिख सकते हो आप, तो ये हो जाएगा 18। तो 18 इंटू 1.2, 18 इंटू 1.2, तो 1 प्लस 1.2 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻5, ये नया लेंथ हो गया। ओके, तो आपका जो रीडिंग है थोड़ा आगे मूव कर गया, बिकॉज आपका जो रीडिंग दिखा रहा है 63, तो वो गलत दिखा रहा है, क्योंकि आपका 63 से थोड़ा ज़्यादा आंसर आना चाहिए था, बिकॉज वो एक्सपैंड हो गया, तो आपको कम दिखा रहा है, रीडिंग कम दिखा रहा है, तो आंसर 63 से ज़्यादा आना चाहिए। पहली बात तो ये समझने, आपको आंसर 63 से ज़्यादा आना चाहिए था, बिकॉज आपको जो रीडिंग दिखा रहा है अभी एक्सपेंशन के बाद की रीडिंग दिखा रहा है। तो जो एरर आ रहा है यूनिटरी मेथड से सोच सकते हो कि 1 मीटर में इतना एक्सपेंशन हो रहा है, तो 63 मीटर्स में कितना एक्सपेंशन होगा, तो वो जो वैल्यू आएगी 1 मीटर में, आपको ये जो वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग आएगी। इसको आप यूज़ कर सकते हो, कैलकुलेटर को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो लेंथी कैलकुलेशन। सो 1.2 इंटू 18 10⁻⁻5, तो वो वैल्यू जो सम 2 जीरोज़ के बाद कुछ वैल्यू आएगी, 2 जीरोज़ के बाद कुछ वैल्यू आएगी। तो 63 सेंटीमीटर्स में, मतलब 100 सेंटीमीटर्स में इतना एक्सपेंशन हुआ, 100 सेंटीमीटर्स में 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.00। देखो मैं कैलकुलेटर में डाल देता हूँ यहाँ पर, 1.2 इंटू 18 इंटू 18 21.6 आ रहा है, इंटू 10⁻⁻3, मतलब डिवाइड बाई 10, 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, तो 0.000216 ये वैल्यू आ रही है आपको, ये वैल्यू आपको आ रही है। ओके, तो 1.000216 जैसा वैल्यू आ रहा है आपको। ओके, सो ये वैल्यू आपको आ रही है अगर 10⁻⁻5 के साथ टेम्परेचर के साथ, तो 63 सेंटीमीटर में थोड़ा सा ही चेंज आएगा, तो वो चेंज आप यूनिटरी मेथड से करो, तो आपको यहाँ का लेंथ सम चेंज आएगा, कुछ परसेंटेज चेंज आएगा। मतलब ये आपको ये सेंटीमीटर्स में देखो, सेंटीमीटर में देखोगे तो कितना होगा 100.0216 ऐसा होगा, 100.0216 इसका आंसर होगा। तो 100.0 आ रहा है कितने 100 में, तो 63 में थोड़ा सा ही आएगा चेंज, तो रेशियो
इनका रेशियो और इसका रेशियो, इसको x मान लो, तो 100/63 इक्वल टू 100.0216 बाई x। तो x की वैल्यू आपको आ जाएगी 63 पॉइंट, बिकॉज ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड बाई 100, ओके, 63.013 ऐसा आंसर आ जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा टीडियस कैलकुलेशन है, बट यूनिटरी मेथड से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो कंपेयर किया हमने और आंसर लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर विथ एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल इज नोन एज। तो कन्वेक्शन इज द प्रोसेस जिसमें पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं, लो डेंसिटी पार्टिकल ऊपर जाते हैं, कोल्ड हाई डेंसिटी पार्टिकल नीचे आते हैं। तो एक्चुअल माइग्रेशन मतलब मूवमेंट, माइग्रेशन मतलब मूवमेंट। ओके, तो यहाँ पर कन्वेक्शन इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट डेफिनेशन है थ्योरी का। गुड ऑब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, ये किरचॉफ्स लॉ बोलता है। गुड, जो अच्छा ऑब्जॉर्व करता है वो गुड एमिट भी करता है। ओके, ये सारी चीज़ें हमने थ्योरी वीडियोस में अच्छे से डिस्कस की हुई है। टू स्पीयर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल हैविंग रेडियस 2:1, दो स्पीयर्स का रेडियस 2:1 है। ओके, देन इफ स्पीयर्स आर एट सेम टेम्परेचर व्हाट इज द रेशियो ऑफ हीट लॉस्ट। सो Q इक्वल टू सिग्मा A T⁴ होता है। तो T⁴ तो सेम है दोनों का, सिग्मा सेम है, कांस्टेंट है जो स्टीफेंस कांस्टेंट होता है। तो एरिया डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, 4πr²। तो R का जो रेशियो उसका स्क्वायर होगा आंसर। तो 2:1 है तो 4:1 आंसर हो जाएगा। ओके, बिकॉज आपका Q इज प्रोपोर्शनल टू A और A इज प्रोपोर्शनल टू R²। ओके, सो वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये स्पीयर, क्यूब एंड थिन सर्कुलर प्लेट ऑल आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सबका मटेरियल सेम है। हैविंग सेम मास आर इनिशियली हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्रीज, विच ऑफ देम विल कूल फास्टर। देखो, फास्टली कूल होने के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। सबके लिए मास सेम है, सबके लिए मास सेम है, तो सबका वॉल्यूम सेम है, सबका वॉल्यूम सेम है। अब वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस और हाइट, है ना। तो प्लेट का थिकनेस तो बहुत छोटा होता है तो उसका एरिया बड़ा होगा। तो ये लॉजिक से सबका वॉल्यूम सेम है, बिकॉज सबका मास और सबका डेंसिटी सेम है। तो सबका वॉल्यूम सेम है तो सबका एरिया इंटू थिकनेस आना चाहिए। तो एरिया सबसे ज़्यादा प्लेट में आएगा, बिकॉज उसका थिकनेस पतला होता है, थिकनेस कम होता है। तो एरिया जितना ज़्यादा होगा वही ज़्यादा हीट लूज़ करेगा, बिकॉज Q इज़ प्रोपोर्शनल टू A, जो पीछे क्वेश्चन में किया था, है ना। तो सेम लॉजिक से आपका आंसर हो जाएगा सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। At 100 degree Celsius, steam is passed through a tube of radius 5 centimeters, length 3 meters. If the thickness of tube is 2 mm and conductivity of its material is to be 2 × 10⁻⁴ calories. Okay, calculate the heat lost. Okay, तो heat loss कैसा हो रहा है, K dt/dx करना है, K dt/dx करना है। तो एरिया को लेना है आपको 5 cm² πr²। ओके, और dt/dx में लेंथ 3 मीटर से, कंडक्टिविटी इसकी दी हुई है आपको, है ना, सारी चीज़ें आपको दी हुई है। तो आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है। dx की वैल्यू भी दी हुई है 2 mm, dx की वैल्यू कितनी है 2 mm। हीट लॉस्ट जो होगा इस 2 mm में ऐसे होगा। ओके, और एरिया जो लोगे, ये सिलेंडर है तो इसका एरिया जो होगा सरफेस एरिया 2πrl लेंगे। एरिया क्या लेंगे 2πrl, एरिया लोगे आप 2πrl, इसलिए आपको एरिया दिया हुआ है, πr² नहीं ले सकते, बिकॉज हीट ऐसे नहीं जा रही है, हीट ऐसे जा रही है, हीट ऐसे जा रही है। हीट इज़ गोइंग थ्रू द सरफेस, थ्रू द कर्व्ड सरफेस, नॉट अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ नहीं जा रही है। ओके, तो यहाँ पर एरिया ये ले लोगे और dx मतलब लेंथ जो लोगे, मतलब जो K dt/dx होता है, आपका फॉर्मूला क्या होगा, Q इज इक्वल टू K dt/dx। टेम्परेचर डिफरेंस जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, आउटसाइड का 20 है और आपको इनसाइड का कुछ 100 डिग्रीज दिया हुआ है। तो dt कितना दिया है 100 - 20 दिया हुआ है। dx मतलब थिकनेस, ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है वो 2 mm है, मतलब 2 × 10⁻³ लेना है आपको। ओके, थिकनेस कितनी है, 2 mm दी हुई है। एरिया 2πrl, रेडियस दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर्स, मीटर्स में कन्वर्ट करना है। ओके, 10⁻², और लेंथ जो आपको 3 मीटर डायरेक्टली ऐसे यूनिट्स में दिया हुआ है। के दिया हुआ है आपको ये, लेकिन ये यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये कैलोरीज में दिया हुआ है। कैलोरीज में
दिया हुआ है, आंसर जूल्स SI यूनिट्स में दिए हुए, SI यूनिट्स में दिए हुए, वॉट में दिया हुआ, जूल पर सेकंड दिया हुआ है तो वॉट में दिया हुआ है। तो K को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको कितना, 2 × 10⁻⁴, 1 कैलोरी को 4.2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना, 4.2 से मल्टीप्लाई करना है। अगेन यूनिट सेंटीमीटर इन्वर्स दिया है तो एरिया को, रेडियस को चेंज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज नीचे वॉट पर मीटर केल्विन की जगह सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस को सेंटीमीटर में रख सकते हो। ओके, केल्विन और सब कुछ दिया हुआ है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। ओके, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो आप, आपको आंसर आ जाएगा प्रॉपरली, या सब कुछ SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो, सब कुछ SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो, दैट इज आल्सो फाइन विद मी। ओके, तो सेंटीमीटर को नीचे है तो 10⁻⁻² नीचे आएगा, ऊपर आके +2 हो जाएगा, मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको। ये K लेना है आपको, तो वॉट पर मीटर केल्विन आ जाएगा, वॉट पर मीटर केल्विन आ जाएगा। ओके, तो ये आप सब्स्टिट्यूट करिए, तो आपको Q = K dt/dx में सब्स्टिट्यूट करना है। तो आंसर 3168 अगेन ए TDS कैलकुलेशन आप कर सकते हो कैलकुलेटर को यूज़ करके इसको, है ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते जिसमें कैलकुलेशन बहुत TDS हो, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एस्टिमेट द रेट एट विच आइस विल मेल्ट इन ए वुडन बॉक्स थिक एंड इनसाइड मेजरमेंट्स आर सो एंड सो। ओके, तो वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, तो आइस किस रेट से मेल्ट होगा, आइस किस रेट से मेल्ट होगा, तो मास ऑफ आइस इंटू मास ऑफ आइस कैसे लेंगे, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम। तो कोफिशिएंट दिया हुआ है, आपको क्या पूछा गया है, एस्टिमेट द रेट एट विच मतलब मास कितना घट रहा है, मास कितना घट रहा है, m इंटू लेटेंट ऑफ फ्यूजन करोगे। ओके, और हीट कैसे लॉस होगी, सरफेस के साथ लॉस होगी, सरफेस के साथ लॉस होगी। तो कौन कौन से सरफेस से लॉस होगी, देखो एक क्यूबॉइड है, ये कैसा है, क्यूबॉइड है ना, क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है, तो इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 × LB + BH + LH, ये एरिया हो जाएगा। हर सरफेस का लेंथ इंटू विड्थ 2 बार आएगा, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू हाइट और विड्थ इंटू हाइट, ऐसे 6 फेसेस होते हैं सारे एरियाज, इन सब एरियाज से हीट बाहर की तरफ जाएगी, है ना। तो ये एरिया लेंगे आपको, टोटल एरिया ये लेंगे आप। ओके, एरिया क्या लेंगे, 2 × LB + BH + LH, इन सबको SI यूनिट्स में ले लेना, तो एरिया आ जाएगा। ओके, इसका थिकनेस कितना दिया देखो, 2.5 सेंटीमीटर थिक, कितना थिकनेस है, 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस दिया हुआ है। तो आपका जो T दिया हुआ है थिकनेस, जिसको मैं x बोल देता हूँ अभी के लिए, K dt/dx, मतलब dx लिख सकते हैं इसको, ये दिया है 2.5 सेंटीमीटर्स। ओके, सब कुछ SI यूनिट्स में मत कन्वर्ट करो, आंसर देखो CGS यूनिट्स में दिया हुआ है, तो मास को भी ग्राम पर सेकंड में लाना है आपको। तो आप Q = KA dt/dx, क्या टेम्परेचर डिफरेंस आपको पता है, हाँ, सराउंडिंग टेम्परेचर 32 है, अंदर तो आइस है, अंदर तो 0 डिग्री से है, बाहर 32 डिग्री है, तो सराउंडिंग टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस 32 हो गया, ये हो गया 32, dx आ गया 2.5, एरिया आ गया 2 × LB + BH + LH, और K दिया हुआ है ये वाला, K दिया है 0.168 वॉट पर मीटर केल्विन। K को कन्वर्ट करना है CGS में कन्वर्ट करना है, सो दैट आप इसको इक्वल कर सकते हो मास ऑफ आइस मेल्टेड पर यूनिट टाइम, तो मास अपॉन टाइम इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को 80 मत लेना, 80 तो कैलोरीज में होता है, इसको आप बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना, 80 कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ है। ओके, 80 कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ है, तो इसको पहले 80 × 4.2 कर सकते हो, CGS में कन्वर्ट करना है, CGS में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो जूल्स में कन्वर्ट करो, बाद में 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो चाहे तो कन्वर्ट करने के लिए, वो करने की ज़रूरत नहीं, बस इसमें भी CGS में करने के लिए आपको 10⁻7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻7 से मल्टीप्लाई, तो वो 10⁻7 दोनों तरफ कट जाएंगे, तो वैल्यूज़ में डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज वॉट को जूल पर सेकंड लिख सकते हो, तो जूल को 10⁻7 एर्ग लिख सकते हैं, 10⁻7 एर्ग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी जूल को कन्वर्ट करना पड़ रहा है, यहाँ पर भी जूल को कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो आप K और एक इसको कन्वर्ट मत करो, चलेगा, इसको 80 को ऐसे रहने दो, है ना, कन्वर्ट किए बिना भी छोड़ सकते हो, यूनिट्स दोनों तरफ कैंसिल हो रहे हैं, तो वो फ़ायदा हो रहा है आपको। तो इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो आपको आंसर आता हुआ दिखेगा। अगेन ए TDS कैलकुलेशन, ऐसे कैलकुलेशन हम प्रेफर एग्जाम में नहीं करते, है ना, एग्जाम में आपको स्मार्टली चूज़ करना है कौन सा क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू,
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहाँ पर एप्लीकेबल है? ओके, तो फोर्स कन्वेक्शन में एप्लीकेबल है, फोर्स कन्वेक्शन में एप्लीकेबल है। ओके, नेचुरल कन्वेक्शन मतलब डेंसिटी के वेरिएशन की वजह से वो नेचुरली फ्लो रहा है, बट एक्सटर्नली हवा फ्लो करा रहे हो, तो फोर्स कन्वेक्शन में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं हम लोग। अगेन कन्वेक्शन अपना कोर्स का ज़्यादा डिटेल्ड पार्ट नहीं है, कन्वेक्शन हम लोग इंजीनियरिंग में ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, ये स्पीयर, क्यूब एंड थिन सर्कुलर प्लेट ऑल आर मेड ऑफ सेम मटेरियल हैविंग सेम मास एंड इनिशियली हीटेड टू टेम्परेचर ऑफ 3000 डिग्री सेल्सियस, विच वन कूल फास्टर। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन अभी पहले हुआ था, सेम क्वेश्चन है। तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा वो ज़्यादा फास्टली कूल होगा, मास सेम है और मटेरियल सेम है तो वॉल्यूम भी सेम है। वॉल्यूम सेम है तो एरिया इंटू थिकनेस सेम होना चाहिए, तो जिसका थिकनेस कम है उसका एरिया ज़्यादा मतलब हीट ट्रांसफर ज़्यादा, तो प्लेट इसका आंसर हो जाएगा, प्लेट इसका आंसर हो जाएगा। अगेन सेम रिपीटेड क्वेश्चन। ओके, A perfectly black body emits radiation at temperature T1. If had to radiate 16 times power, its temperature should be, तो पावर को 16 टाइम्स करना है, मतलब पावर मतलब हीट, Q प्रोपोर्शनल टू T पावर 4 है, तो Q2/Q1 उनको आपको बोला गया है 16 है, तो T2/T1 क्या हो जाएगा, होल पावर 4 इज 16, तो T2/T1 इज 16 पावर 1/4, 16 पावर 1/4, दैट इज T2 इक्वल टू, इसको 2 पावर 4 लिख सकते हैं, 4 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, सो बचेगा 2 इंटू T1, 2 इंटू T1। सो इट्स ए इजी क्वेश्चन। सो ऐसा ऑप्शन मेरा ऑप्शन 4 से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है। देयर इज़ नो हीट लॉस अक्रॉस द सिलेंडर्स, देयर इज़ नो हीट लॉस अक्रॉस द सिलेंडर, मतलब हीट ऐसे नहीं जा रही, हीट जा रही सरफेस के थ्रू, ऐसे अलॉन्ग द लेंथ जा रही है। इन दोनों को एक फिक्स टेम्परेचर पे रखा, T1 - T2 कांस्टेंट है। अंदर एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है और उसको कवर करता हुआ एक हॉलो सिलेंडर है जिसका रेडियस, इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, तो ये इसके अराउंड एक और रेडियस रखा है। तो अंदर वाला जो मटेरियल है सॉलिड सिलेंडर, उसका कंडक्टिविटी K1 है और बाहर वाला जो लेयर है उसका कंडक्टिविटी K2 है। व्हाट इज़ द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी, व्हाट इज़ द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये दोनों कनेक्शंस पैरेलल कनेक्शन हुए बिकॉज हीट यहाँ से जो आएगी टेम्परेचर से, हीट एनर्जी वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड हो रही है और टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। क्राइटेरिया कैसा, वोल्टेज सेम होता है तो पैरेलल बोलते थे, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस या टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है तो हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। तो ये पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1/R इक्वल इज 1/R1 + 1/R2, तो यहाँ पर वो लॉजिक लगाएंगे 1/, पहले तो इसका एरिया ऑफ द इनर प्लेट हो जाएगा πr², एरिया ऑफ द आउटर प्लेट π2r² माइनस r², दैट इज 3πr²। ओके, तो मैं इसको a लिखूँ तो ये 3a हो जाएगा। ओके, इसको मैं अगर a लिखूँ तो ये 3a हो जाएगा। ओके, अब लिखो इफेक्टिव कंडक्टिविटी, मैं अब चाहता हूँ कि ये पूरा एक ही मटेरियल से बने जिसका रेडियस 2r हो जाए, जिसका रेडियस 2r हो जाए, तो इसका k क्या होगा ये पूछा गया। k क्या होगा, इफेक्टिव k क्या होगा, एक ही सिलेंडर है सॉलिड सिलेंडर 2r का, तो उसका कंडक्टिविटी क्या होगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1/R इक्वलेंट इज इक्वल 1/R1 + 1/R2, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, और R का फॉर्मूला होता है L/K। कोई भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला थर्मल कंडक्टिविटी में L/K हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर L/K, K ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर K इक्वलेंट इंटू 4a लिख सकता हूँ। इसका एरिया क्या हो जाएगा, π इंटू 2r का होल स्क्वायर 4a, ओके, बाई L, लेंथ तो ही रहेगा। यहाँ पर K1 इंटू एरिया A डिवाइड बाई लेंथ L प्लस K2 इंटू एरिया कितना हो जाएगा 3a बाई L, तो आप देख सकते हो L कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, तो K इक्वलेंट इज K1 प्लस 3K2 बाई 4। वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है बट टफ नहीं है, ये डेफिनेटली सॉल्वेबल है आपके लिए। ओके, सो ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन 3 से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑन किरचॉफ्स करंट लॉ। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी एक किया हुआ है। तो यहाँ पर टेम्परेचर 90 दिया हुआ है, यहाँ 90 दिया हुआ है, यहाँ पर अननोन है, x मान लेते हैं टेम्परेचर, यहाँ पर 0 है। तो
किरचॉफ्स करंट लॉ बोल रहा है कि अगर इनकमिंग करंट्स और आउटगोइंग करंट का सम इक्वल होना चाहिए, या सारे आउटगोइंग मान लेते हैं तो कुछ गलत है, क्योंकि वहाँ से करंट जनरेट हो रहा है, ऐसा हो सकता नहीं। तो यहाँ पर हीट करंट सारे आउटगोइंग मान लेते हैं तो कुछ गलत होगा। तो टोटल सम इक्वल टू 0 होना चाहिए, नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैं इसको x मान लेता हूँ, तो x को मैंने बड़ा टेम्परेचर मान लिया, तो x माइनस 0 बाय उसका रेजिस्टेंस कितना है r, इसका रेजिस्टेंस कितना है 3 रॉड्स ऑफ सेम मटेरियल हैविंग सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, सेम लेंथ है सेम क्रॉस सेक्शन है, तो रेजिस्टेंस सबका L/K, L सेम है, K सेम है, एरिया भी सेम है। देखो सेम मटेरियल है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया हैव बीन जॉइंड एज शोन द फिगर, ईच रॉड इज ऑफ सेम लेंथ, तो L/K सबके लिए सेम है, मतलब रेजिस्टेंस सबका सेम है। तो x/r प्लस x माइनस 90/r, x माइनस 90/r प्लस x माइनस 90/r, इसके लिए भी x माइनस 90/r लिखेंगे। दो बार x माइनस 90/r, एक बार x माइनस 0/r, तो इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्या लगाया हमने, KCL लगाया, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाया यहाँ पर। तो आपको ये हो जाएगा x प्लस x प्लस x 3x इक्वल टू 180, 3x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आना चाहिए वो 60 डिग्री सेल्सियस के बराबर आना चाहिए। तो 60 मेरा ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टीफेंस का यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग विल रेडिएट हीट एनर्जी टू लार्ज एक्सटेंट। तो ऑब्वियसली ब्लैक बॉडीज ज़्यादा एक्सटेंट हीट एमिट करती है और रिफ्लेक्टिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब स्मूथ नहीं होना चाहिए, रफ होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन 3 से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए ब्लैक बॉडी इज एट a temperature 500 Kelvin, it emits energy at a rate which is proportional to, again Q is proportional to T power 4, हमने पढ़ा हुआ है स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन, है ना। तो डायरेक्टली 500 पावर 4, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज, देखो परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंप्लीटली ऑब्जॉर्बिंग बॉडी होती है, ना रिफ्लेक्ट करती है ना ट्रांसमिट करती है, दोनों आर और टाउ दोनों इसके 0 होंगे। हमने इसको थ्योरी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। सो 0 बिकॉज अल्फा प्लस टाउ प्लस आर, मतलब अब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिव मिला के 1 होने चाहिए, बट ब्लैक बॉडी पूरा ऑब्जॉर्ब कर रहा है, तो बाकी दो तो 0 हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बकेट फुल ऑफ हॉट वाटर इज केप्ट इन ए रूम एंड इट इज कूल्स फ्रॉम 75 to 70 degrees in 1 minute and T1 minutes, from 70 to 65 degrees in T2 minutes, 65 to 16 T3 मिनट्स। ऑब्वियसली सराउंडिंग के साथ जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना फास्टली कूल होता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस घट रहा है तो कूलिंग रेट घटेगी, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ऐसा ऑप्शन मेरा ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हॉट लिक्विड इन बीकर कूल्स फ्रॉम 80 to 70 degrees in 2 minutes, तो 10 डिग्रीज का ड्रॉप हो रहा है 2 मिनट में। इफ द सराउंडिंग इज 30 degrees, फाइंड द टाइम फॉर कूलिंग फ्रॉम 60 to 50। अगेन टेम्परेचर डिफरेंस 10 है, बट टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 80 - 70 बाई टाइम 2 मिनट्स इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पर 80 + 70/2, हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर रहे हैं, माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 30। अगली केस में 60 - 50 बाई टाइम अननोन है, वही निकालना है आपको, टाइम निकालना है आपको, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 + 50/2, 60 + 50/2 माइनस 30। ओके, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो 10 और 10 कट जाएंगे, 2 नीचे T ऊपर, तो ये हो जाएगा T/2। यहाँ पर देखो 70 + 80 हो जाएगा 150/2, 75 माइनस 30, 45 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 25, 60/2 30 कट गया, तो 50/2 25 बचा हुआ है। तो 90/25 सेकेंड्स, 90/25 मिनट्स आ रहा है, 90/25 मिनट्स। तो 90/25 3 से 75 है, 25 4 जार 100 है, तो 3 मिनट से ज़्यादा आना चाहिए और 4 मिनट से कम, और 4 मिनट्स के पास, 4 मिनट्स होता है 240 सेकेंड्स और 3 मिनट्स होता है 180, तो 180 से ज़्यादा सेकेंड्स आने चाहिए और 240 से कम। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, बट इसमें ऑप्शंस आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो। 240 से कम आंसर है, 180 से ज़्यादा है, तो एक ही ऑप्शन है जो दिख रहा है इसका 216।
सेकेंड्स में कन्वर्ट करने की, मतलब डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लॉजिक से सोच सकते हो। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉडी कूल्स फ्रॉम 70 to 60 in 6 minutes when temperature is surrounding 30. What will be the temperature of the body after further 12 minutes if cooling process according to Newton's law of cooling? तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैं फटाफट लिख रहा हूँ अभी। 70 - 50 बाई टाइम कितना 6 इज इक्वल टू 70 + 50 बाई 2 - 30। अब अगली बार क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 12 मिनट्स, तो हमको नहीं पता। 50 माइनस टेम्परेचर T डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 50 + T बाई 2 - 30, ओके, -30 डिग्रीज। तो आप इस दो इक्वेशन से इनको डिवाइड करो और यहाँ पर भी डिवाइड करो, तो T में एक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ डिवाइड करने से कितना 10/6 6 जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 10/2 नीचे आया, 2 ऊपर आ गया, ये 2 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड हो गया। 50 - T नीचे आ रहा है, ओके। यहाँ डिवाइड करो 120/2 60 60 - 30 30 ऊपर था 30 आ गया। यहाँ पर 50/2 25 50/2 25 25, तो ये T/2 -25 - 30 -5 ऐसा हो जाएगा। क्या इस इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे? यस, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ये 0 0 कट दो, तो आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और T के लिए वैल्यू सॉल्व करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस। 34 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थ इंटरसेप्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियंथ ऑफ द पावर रेडिएटेड बाय सन, है ना, 1 बिलियन नहीं 1 बिलियंथ होना चाहिए, बिलियंथ, ओके, ऑफ द पावर रेडिएटेड बाय सन। बिलियंथ होता है 10⁻6 नहीं 10⁻8। तो इफ़ द सरफेस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ सन वेयर टू ड्रॉप बाई फैक्टर ऑफ 2, टेम्परेचर आधा हो गया, मतलब T/2 मतलब 1/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगी 2/4 टाइम्स कम हो जाएगी, ओके। एवरेज रेडिएशन एनर्जी एमिटेड ऑन द अर्थ पर विल रिड्यूस बाय फैक्टर, तो इसमें इस 1 बिलियन का कोई रोल नहीं है। Q इज़ प्रोपोर्शनल टू T⁴, तो T सेकेंड टाइम टेम्परेचर जो दिया वो T/2 है, तो Q2 जो होगा वो T/2 होल पावर 4 होगा, मतलब Q/16 हो जाएगा, 16 टाइम्स घट जाएगा, 16 टाइम्स घट जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बॉडी कूल्स फ्रॉम अगेन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, सो 60 से 50 in 10 minutes and 25 degrees if room temperature is 25. Assume Newton's law of cooling to hold good. The body at the end of the next 10 minutes will be, तो टाइम 10 मिनट्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर 60 - 50 बाई T। अगले केस में 50 माइनस, मैं डिवाइड ही कर देता हूँ, डायरेक्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो सोच रहे, ओके। 50 - T, यहाँ पर 10 मिनट्स है ना, सॉरी, 60 - 50 बाई 10 डिवाइड बाई 50 माइनस टेम्परेचर अननोन डिवाइड बाई 10 मिनट्स इज इक्वल टू 60 + 50 60 + 50 बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 25, नीचे 50 + T जो अननोन है आपके लिए बाई 2 -25, ओके। ये आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 10 कैंसिल हो गया, ऊपर 10 आया, ये 50/T, 10/50 - T इज इक्वल टू यहाँ पर 110/2 55 - 25 30, नीचे 50/2 25 कट गया T, ओके। ये 0 कट गया, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना, तो आप आंसर पे आ सकते हो। 150/4 ऐसा कुछ आंसर आता हुआ दिख रहा है। 150 यहाँ पर नेक्स्ट 10 मिनट्स बोला ना, ओके। तो नेक्स्ट 10 मिनट्स में ये टेम्परेचर 10 डिग्री से कम ड्रॉप होगा, बिकॉज पहले 10 मिनट्स पे 10 डिग्री हुआ है, तो 10 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लो, T की वैल्यू 42.8 के आसपास आती हुई दिखेगी, ओके। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग? रफ सरफेस आर बेटर रेडिएटर्स दैन स्मूथ सरफेस, गलत बात है, ओके। रफ सरफेस जो होता है, हाँ, बेटर रेडिएटर्स होते हैं बिकॉज वो गुड ऑब्जर्वर भी होते हैं, तो गुड एमिटर भी होंगे। हाईली पॉलिश्ड मिरर सरफेस आर वेरी गुड रेडिएटर्स, हाईली पॉलिश सरफेस आर वेरी गुड रेडिएटर्स।
ये गलत बात है, बिकॉज पॉलिश सरफेस मतलब गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, गुड रिफ्लेक्टर होते हैं तो वो रेडिएटर अच्छे नहीं होते, बिकॉज वो ऑब्जॉर्व ही नहीं किया तो कहाँ से रिफ्लेक्ट इमिट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये स्पेरिकल बॉडी विथ ए रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर्स रेडियस 450 वाट पावर एट 500 केल्विन, व्हाट वुड बी द पावर रेडिएशन ऑफ रेडियस टू बी हाफ, रेडियस को आधा कर दिया तो एरिया 1/4 टाइम्स हो जाएगा, और टेम्परेचर इज डबल्ड तो Q इज प्रोपोर्शनल टू A T पावर 4 दैट इज R स्क्वेयर T पावर 4, तो रेडियस को आधा कर दिया तो 1/2 का होल स्क्वेयर, और टेम्परेचर को डबल कर दिया 2 का पावर 4, तो 16/4 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आपका Q2 जो हो जाएगा 4 टाइम्स Q1 हो जाएगा, तो Q1 की वैल्यू आपको दी है 450, तो 450 इंटू 4 1800। ओके, 1800 वाट्स आपका आंसर आ जाएगा। तो 1800 मेरा मैच हो रहा है ऑप्शन 4 से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच प्रोसेस द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज मैक्सिमम। ओके, तो ऑलवेज रेडिएशन इज बेस्ट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर एट हायर टेम्परेचर्स, तो हम लोग रेडिएशन को मार्क कर सकते हैं। ओके, कंडक्शन कन्वेक्शन तो मीडियम की जरूरत पड़ती है, रेडिएशन तो मीडियम के बिना भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग विल रेडिएट हीट टू लार्ज एक्सटेंट। ओके, अगेन ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, तो ब्लैक बॉडीज विथ रफ सरफेस, ब्लैक बॉडी विथ रफ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए बॉडी विच हैज सरफेस एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड ए टेम्परेचर ऑफ 727 डिग्री सेल्सियस रेडिएट्स 300 जूल्स ऑफ एनर्जी ईच मिनट में एनर्जी, मतलब पावर दे दिया आपको, कितना दे दिया 300 डिवाइड बाई 60, ये पावर आपको दे दिया है, इज इक्वल टू सिग्मा ए एप्सिलॉन टी पावर 4 होता है। सिग्मा आपको पता है 5.67 10 पावर -8 होता है। एरिया आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 इंटू 10 पावर -4 लिख दो, एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, और टी पावर 4 727 को केल्विन में लेना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना होता है, तो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 727 प्लस 273 दैट इज 1000 केल्विन। ओके, तो 1000 पावर 4, ओके, सो 10 पावर 3 पावर 4 10 पावर 12 होएगा, प्लस 12 और -12 कट रहा है, तो बचेगा 5.67 इंटू 5.67 इंटू 5 बच रहा है आपको। तो इसमें एमिसिविटी पूछी गई है, ये ब्लैक बॉडी नहीं है तो एमिसिविटी निकाली है, एमिसिविटी निकाली। यहाँ पर एनर्जी आपको 5 दिख रही है, तो एमिसिविटी आपको डिवाइड करने से आ जाएगी 5 डिवाइड बाई दिस इज़ 5। ओके, ये 5 हो गया, डिवाइड बाई 5.67 इंटू 5, ये बचा हुआ आपको। ओके, तो इसको आप डिवाइड करके देखो, 5 कट गया, 1/5.67, तो 1/5 होता है 0.2, तो 0.2 से थोड़ा कम, बिकॉज ये 5 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 0.2 से कम वाला ऑप्शन एक ही है, 0.18 है ना। सो हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सरफेस टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन रिसीव्स पावर P फ्रॉम रेडिएशन ऑफ स्मॉल स्पीड ऑफ टेम्परेचर T विच इज ग्रेटर दैन T0 एट ए डिस्टेंस D, बोथ T एंड D आर डबल्ड, टेम्परेचर को डबल किया तो पावर 16 टाइम्स हो जाएगा, और D आर डबल। ओके, तो डिस्टेंस डबल करने से आपका इंटेंसिटी कम होता है, बिकॉज इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया, तो D स्क्वेयर से वो इंटेंसिटी कम होगी, तो 4 टाइम्स कम हो गई। ओके, तो इंटेंसिटी द पावर रिसीव्ड बाय द अर्थ, पावर रिसीव्ड बाय द प्लैनेट होगा पावर एमिटेड बाय सन बाई 4πD स्क्वेयर। ओके, ऐसा होगा। एमिटेड बाय सन जो होगा वो T पावर 4 से प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है T पावर 4 से। ओके, सो T पावर 4 बाई D स्क्वेयर है, बेसिकली इक्वेशन ये है। तो टेम्परेचर को डबल किया तो 16 टाइम्स बढ़ गया, और डिस्टेंस को भी डबल किया तो 4 टाइम्स घट गया, तो आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स। तो P2 हो जाएगा सम कांस्टेंट, P2 इक्वल टू P टाइम्स 2 पावर 4 बाई 2 पावर 2। ओके, तो यहाँ पर 4 टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम्स P, 4 टाइम्स P आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ओके, एरिया से इंटेंसिटी आपके पास आ रही, उसके बाद आपका बॉडी का एरिया तो वही है, आपका बॉडी का एरिया ऑफ योर बॉडी πr² मान लेते हैं, ये एरिया चेंज नहीं हो रहा है, आपका बॉडी का सरफेस एरिया वो तो चेंज नहीं हो रहा है, बस आपके बॉडी पे लाइट आ रही है या हीट एनर्जी आ रही है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 stars A and B radiate maximum energy at this lambda 1 lambda 2. Okay, then the ratio of the absolute temperature is, तो very easy question, lambda 1 T1 equal to lambda 2 T2 Wien's displacement law। तो आपको lambda 1 lambda 2 दिया हुआ है भाई, T1 by T2 पूछा गया है, तो lambda 2 by lambda 1 कर लो,
तो 4800 बाई 3600, ओके, ये हो जाएगा 4:3, है ना। तो वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।